हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के अंतर्गत नेक्स्ट लेक्चर को देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस लेक्चर को भी ज़रूर देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातें करते हैं। जैसे देखिए, न्यूटन के गति के नियम की बात कर ली जाए। पहले नियम से हमें स्टार्ट करते हैं। पहला नियम क्या बोलता है न्यूटन का, और पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी अर्थात जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जान लीजिए कि पहला नियम होता क्या है। पहला नियम ये होता है ना, अभी मैंने बताया ना कि कोई वस्तु जो है अगर रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, विरामस्थ कंडीशन में है, तो वो तब तक विरामस्थ रहेगी, तब तक वो रुकी हुई रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है, कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, या फिर आगे देख लीजिए, या फिर कोई गतिमान वस्तु, अर्थात कोई वस्तु है जो मूव कर रही है, गति कर रही है, गतिमान वस्तु तब तक एक समान चाल से चलते रहेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी स्पीड से चलते रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब तक उस पर बल नहीं लगाएंगे उसके गति में परिवर्तन नहीं होगा। अगर वो समान गति से चल रही है कोई वस्तु, तो उसी गति से चलते रहेगी, उसी गति से चलते रहेगी। रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। तो बल लगाने से क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक, तभी तो आप सुनते होंगे कि एक्सेलेरेट करने से स्पीड बढ़ती है, चाहे क्या बोलते हैं, डी एक्सेलेरेट करेंगे मतलब उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, तो उससे स्पीड कम होगी। जो रिटार्डेशन का काम क्या करता है? जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो रिटार्डेशन का काम करता है। ये सारी बातें हैं। खैर चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। और इसी को क्या बोलते हैं? जड़ता का नियम, जड़त्व का नियम। उसमें भी यही होता है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जड़त्व के उदाहरण से समझते हैं, जो इनर्शिया का एग्जाम्पल है उससे समझते हैं। और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स जो है उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स ही क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनाकर। तो जड़त्व की बात की जाए, देखिए जड़त्व के नियम को समझा देता हूं। जो अभी आपने देखा ना, ये फर्स्ट नियम, पहला नियम न्यूटन का, उसी को जड़ता का नियम बोलते हैं। जड़त्व का नियम का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है ना, उसी अवस्था में वो रहना चाहती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर आप उसको चेंज करने का प्रयास करेंगे तो वो अपोज करने का प्रयास करेगी, उसका विरोध करने का प्रयास करेगी। ठीक है, वो वस्तु, यही उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। और पहला नियम भी वही बोल रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पर रुकी हुई बस जो है ना, अचानक से जैसे ही चलती है, चलना शुरू करती है, चलने पर यात्री क्या होते हैं? पीछे की तरफ गिरते हैं या फिर पीछे की तरफ झुक जाते हैं। उनका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना बॉडी का, पीछे की तरफ झुकता है। आप ऐसा फील किए होंगे या फिर देखे होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये सीट है, सीट पर कोई व्यक्ति ऐसे पैर लटका कर बैठा हुआ है, ठीक, ऊपर की तरफ सर है, बैठा हुआ है। अब जैसे ही बस इधर की तरफ बढ़ेगी, आप देख रहे हैं कि बस रुकी हुई थी, पहले बस रुकी हुई थी, मतलब ये जो व्यक्ति इसमें बैठा हुआ, चाहे जो यात्री बैठे हैं वो भी रुके हुए थे इसमें। ठीक, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो जैसे ही बस आगे बढ़ेगी ना, जड़त्व के नियम से ये बॉडी जो है ना, ये क्या चाहेगी? बॉडी जैसे है वैसे ही रहे। अब ये जैसे ही इधर बढ़ेगी ना, तो ये उल्टा डायरेक्शन में इस पर बल रहेगा, ये अपोज करने का प्रयास करेगी बॉडी। ठीक है ना, तो इसीलिए जो ये शरीर जो होता है ना, पीछे की तरफ झुक जाता है, इसको अपोज करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए पीछे की तरफ झुक जाता है। समझ पाए हैं आप इस बात को? ठीक, वैसे ही इसके उल्टा आप ध्यान रख सकते हैं कि चलती बस में अचानक से ब्रेक लगता है, मतलब बस ऐसे चल रही है, ब्रेक लगने का मतलब यही ना हुआ कि बस रुकना चाह रही है। तो अब चूंकि व्यक्ति क्या है, उसमें जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो यात्री बैठे हुए हैं, अब तो वो चल रहे हैं ना, जैसे बस चल रही है, बस के साथ साथ वो भी यात्री चल रहे हैं। अब बस जैसे ही रुकेगी, व्यक्ति नहीं चाहेगा, मतलब वो जिस कंडीशन में, उसी कंडीशन में रहना चाहेगा, जो भी यात्री उसमें बैठे हुए हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो उसको अपोज करने के लिए आगे की तरफ उसका ऊपर वाला जो बॉडी का हिस्सा होता है झुक जाता है। क्यों? क्योंकि बस जो है, रुकने का मतलब ये है कि बस ऐसे चल रही थी, इस पर उल्टा डायरेक्शन में बल लगा होगा, तभी तो ये रुक गई है बस। तो बॉडी जो होता है ना, आगे की तरफ झुक जाता है ब्रेक लगाने पर। तो इतना ध्यान रखिएगा, ब्रेक लगाने पर आगे की तरफ, इसी वजह से जड़ता के नियम से। जड़ता का नियम यही है कि जिस कंडीशन में वो वस्तु है उसी कंडीशन में रहना चाहेगी। ठीक है, हाँ, अब ये देख लीजिए, वैसा ही बिल्कुल ये एग्जाम्पल है। और यही 68 बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि बस के अचानक दाईं ओर मुड़ने पर, बस अचानक जैसे ही दाईं ओर मुड़ेगा ना, जैसे ही बस दाईं ओर मुड़ेगी, जो उसमें व्यक्ति बैठे हुए हैं, अब जैसे बस चल रही है, व्यक्ति भी तो वैसे ही चल रहे हैं ना, उसमें जो बैठे हुए हैं व्यक्ति, जो भी यात्री बैठे हुए हैं, उनकी जो बॉडी है
उसके अनुकूल हो गई है, मतलब वैसा ही हो गई। बस जैसे चल रही है, व्यक्ति की जो बॉडी है वो भी वैसे ही चल रही है, यात्री वैसे ही चल रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अब जड़ता का नियम क्या बोलेगा कि जैसे ही बस दाईं ओर मुड़ेगी ना, दाईं ओर मुड़ेगी तो व्यक्ति का जो शरीर है जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग वो क्या चाहेगा, अपोज करना चाहेगा, इसको अपोज करना चाहेगा, विरोध करना चाहेगा। विरोध करने के लिए उस पर किधर की तरफ बल लगेगा, इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में बल लगेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो दाईं ओर बस मुड़ेगी ना अचानक से, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना कि बस सीधी चल रही है, अचानक तेजी से वो दाईं ओर मुड़ती है तो यात्री पर क्या प्रतिक्रिया होगी। तो यात्री जो होंगे वो बाईं ओर झुक जाएंगे, बाईं ओर झुक जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें हैं। उसके बाद सेकंड लॉ की बात कर ली जाए, दूसरे नियम की बात कर ली जाए तो दूसरा नियम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है ना, उस वस्तु के संवेग में समझा देता हूं, संवेग अर्थात मोमेंटम, मोमेंटम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास ये द्रव्यमान और ये क्या है, वेग, इसको मोमेंटम बोलते हैं। मैं आगे भी बता दूंगा, बस इतना थोड़ा सा समझ लीजिए कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। तो ये होता है संवेग में जो परिवर्तन का दर होता है, दर मैं समझा चुका हूं, आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। दर, हाँ, तो किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है ना, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स को F से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स जो होता है ना, किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है ना, उसके समानुपाती होता है। समानुपाती का सिंबल होता ये होता है, और उसके संवेग में परिवर्तन, मतलब स्टार्टिंग में मोमेंटम मान लीजिए, संवेग मास इनटू स्टार्टिंग में मान लीजिए स्टार्टिंग वेलोसिटी जो होती है ना, उसको सामान्यतः हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो mu शुरू में मान लेते हैं, उसका संवेग mu रहा होगा और बाद में कितना हो गया है, mv हो गया है। तो mv माइनस mu अपॉन दर का मतलब क्या हुआ, ये समझा चुका हूं। और जहां कुछ ना लिखा हुआ है आप टाइम के रेस्पेक्ट में ही समझिएगा, दर का मतलब t, मतलब यूनिट टाइम में, तो t से आप डिवाइड कर दीजिए इसमें। ठीक है, आप इस बात को समझ पाए होंगे। और एक और बात समझिएगा, परिवर्तन की दर, परिवर्तन हो, चेंज हो, इसका मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाला माइनस शुरू वाला। जैसे मान लीजिए कि अभी फिलहाल में मान लेते हैं कि चीनी की कीमत 40 रुपये है, 3 महीने बाद वो 50 रुपये हो जाती है। कोई पूछेगा कितने का चेंज हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, तो बाद में कितना हो गया है 50, अभी कितना है 40, तो बाद वाला माइनस 40, 10 का परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन और चेंज कहीं भी आए उसका मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान नहीं रखना है, बस मैंने समझाने के लिए बोल दिया है कि बल जो होता है ना, किसी वस्तु पर जो लगाया जाता है, वो उस वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसके दर के बराबर होता है। तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन, मतलब बाद वाला संवेग घटाओ माइनस शुरू वाला संवेग, और चूंकि दर बताना है तो t से डिवाइड कर दिया। अब इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटाएंगे ना, तो इसके बदले एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर k मैंने लिख दिया है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है आप इस पर फोकस कीजिए। उसके बाद k की वैल्यू 1 रख दिया है मैंने। k की वैल्यू 1 कैसे हो जाती है ये भी आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट आप समझ लीजिए खाली कि k की वैल्यू 1 होगी। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो क्या बच जाएगा, mv माइनस mu अपॉन 2, m को कॉमन ले लिया है मैंने, बाहर निकाल लिया है यहाँ पर, तो v माइनस u अपॉन t। और v माइनस u क्या होता है भाई, ये बाद वाली वेलोसिटी माइनस शुरू वाली वेलोसिटी, बाद वाला वेग माइनस शुरू वाला वेग अपॉन टाइम। तो वेग में परिवर्तन का जो दर होता है ना, इसको देखा जाए, ये है संवेग में परिवर्तन का दर, और ये देखिए वेग में परिवर्तन का दर। वेग में परिवर्तन का दर ही क्या होता है, त्वरण, एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था त्वरण, तो उसको a लिख सकते हैं ना, इसलिए f इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ma। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, f इज इक्वल टू ma। और देखिए मैंने यहाँ पर ऐसा यूनिट लिखा नहीं है, और ये भी नहीं बताया कि सदिश है या अदिश है, बट ध्यान रख लीजिए फोर्स जो होता है वो सदिश राशि होती है। फोर्स जो है ना वो सदिश राशि होता है, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट की बात की जाए तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, kg, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि न्यूटन ने ये नियम दिया था, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन। तो फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है, फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। मैं एक जगह ही सारी जो ऐसा यूनिट होती है या फिर सदिश, अदिश, वेक्टर, स्केलर सब कैटेगराइज करके दिखा दूंगा, इसलिए मैंने जगह टाइम बोल रहा हूँ, मतलब फालतू का वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा जगह का यूज ना हो उसके लिए मैंने हर जगह लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है। एक ही जगह में
वो दिखा दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है ना, वो ये ध्यान दीजिएगा कि फोर्स जो होता है ना, आप ध्यान रखिएगा कि जो मोमेंटम अर्थात संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है ना, उसी को फोर्स बोलते हैं। ये दूसरे नियम से ये मिलता है हमें। हम डायरेक्ट भले F = ma ध्यान रखते हैं, बट ये आता यहीं से है। संवेग में जो परिवर्तन की दर है ना, वही क्या है, बल है, वही फोर्स है। और यहीं से क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये इतनी बात ध्यान रखिएगा, बाकी ये सारी बातें ध्यान ना रहे कोई बात नहीं, इनको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मास के, ये मास है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, त्वरण है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वहाँ से आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। देखिए सेकंड लॉ की बात की जाए, सेकंड लॉ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये इनको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए होता क्या है कि कैच पकड़ते समय, कैच जब पकड़ते हैं ना, तो कैच को पकड़ते समय हाथ को पीछे खींचना, हाथ को जब पीछे खींचा जाता है, किस लिए खींचा जाता है, ताकि संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात जो बल है वो कम हो जाए। अभी मैंने क्या आपको समझाया है कि संवेग में जो परिवर्तन का जो दर है ना, संवेग में जो परिवर्तन की दर है वही क्या है, बल है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए अर्थात बल को कम करने के लिए, ताकि हाथ में चोट कम लगे, तो जब हम कैच पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। उससे क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, मतलब ये इसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसकी वैल्यू कम हो जाती है, कम होती है, इसका मतलब क्या हुआ, बल कम हो जाएगा। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। आप तो फील किए होंगे ना कि हाँ हाथ पीछे खींच रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपके हाथ में चोट कम लगे। अब कहेंगे कि कम कैसे हो जाती है, समझना चाहते हैं तो ये भी समझा देता हूँ, बट आप उतना ध्यान रखेंगे तो चलेगा। चलिए समझा देता हूँ। जैसे देख लीजिए, ये मास इंटू वेलोसिटी m, चलिए m तो कॉमन निकाल दिया है, आप v और u पर सोचिए। लास्ट में शुरू में जब वो बॉल को ही ले लीजिए, शुरुआत में बॉल की कुछ स्पीड रही होगी, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे ही समझाने के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड मान लिए। अब बाद में जब आपके हाथ में आकर वो बॉल रुक जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, अल्टीमेटली उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो ही तो होगी ना, जीरो ही तो होगी। आखिर में उसकी स्पीड क्या होने वाली है, जीरो। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी स्पीड को जीरो होने में हम क्या करते हैं, हाथ पीछे खींचने का मतलब ये होता है कि हम टाइम लगाते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ टी लिखा हुआ है ना, तो जैसे ही आप टाइम को बढ़ाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में हर की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये पूरी वैल्यू कम होगी, कम होगी। तो हम हाथ को पीछे खींचते हैं टाइम लगाने के लिए, ताकि ज़्यादा टाइम लगे, उससे क्या होगा, टी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, तो जो परिवर्तन का दर होगा, संवेग में परिवर्तन का दर होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बल क्या होगा, कम लगेगा। इतना नहीं समझ में आया है, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। लेकिन ये बात आप समझ रहे हैं, एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में ये देखते हैं, तो डेली लाइफ में जो आप देख रहे हैं ना, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बात को ध्यान रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कि हाथ को पीछे क्यों खींचते हैं, ताकि संवेग में जो परिवर्तन, हाथ को पीछे क्यों खींचते हैं, संवेग में परिवर्तन का दर आपको ना पता है, लेकिन ये तो पता है ना कि बल कम हो जाए, बल कम होगा तो आप पर बल कम लगेगा, इससे आपको चोट कम लगेगी। और बल जो है ना, सेकंड लॉ से दूसरा नियम जो न्यूटन का है, बल जो है वही क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर है, संवेग में परिवर्तन की दर ही क्या है, बल है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं कि अधिक ऊंचाई से जाली पर या फिर बालू या फिर गद्दे पर कूदना, ये भी क्या है, उसी का एग्जाम्पल है। क्यों, ताकि संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाए, कम हो जाए, उससे क्या होगा, चोट कम लगेगी। ये सारी बात है। उसके बाद चलिए तीसरे नियम की बात कर लीजिए, इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम ही बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर टेबल ही है, टेबल पर कोई बुक ही रखी हुई है, किताब रखी हुई है, चाहे कोई ब्लॉक, कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो इसके द्वारा इस टेबल पर जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, इस टेबल के द्वारा उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ ठीक उल्टा डायरेक्शन में लग रहा होगा, उतना ही फोर्स लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, ठीक विपरीत दिशा में लगेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है, मतलब लगाए गए बल के बराबर बल लगता है ठीक विपरीत दिशा में। एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये एनसीईआरटी कहीं एग्जाम्पल है, बंदूक से जब गोली चलती है ना, तो गोली चलाने पर बंदूक से गोली चलाने पर गोली जो है ना, बंदूक पर भी समान बल विपरीत दिशा में लगाएगी, न्यूटन के तीसरे नियम से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, तो गोली तो बहुत तेजी से आगे भागती है, बंदूक को भी उतनी तेजी से भागना चाहिए, आप ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन देखिए गोली की बात की जाए तो उसके मास की बात की जाए, उसका द्रव्यमान काफी कम होता है, तो द्रव्यमान कम होता है इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों भाई, अभी तो आपने देखा है ना, F = क्या होता है, ma।
F इज इक्वल टू एम ए। अब ए निकालना है तो एम को नीचे लाना पड़ेगा, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। तो ये जितना कम होगा ना, ये जितना कम होगा इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ए उतना ज़्यादा होगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू कम, मतलब ये पूरी वैल्यू ज़्यादा। ऊपर वाली वैल्यू बढ़ाएंगे तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो फोर्स तो दोनों पर बराबर ही है। बाकी रही एक्सेलरेशन की, तो गोली में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और बंदूक की बात की जाए तो बंदूक में एक्सेलरेशन कम। तो इसीलिए पीछे की तरफ झटका लगता है। आप ये सुने होंगे, अब सब कोई गोली चलाया नहीं है लेकिन आप सुने तो होंगे ना, कि बंदूक से गोली चलाने पर गोली जो है ना, बंदूक पर भी समान बल विपरीत दिशा में लगाएगी। ये बात समझ लीजिए, तीसरे नियम से मैंने यहाँ पर दिखाया भी है। रिक्वायल वेलोसिटी, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, जो बल लग रहा है इस बुलेट पर, जिसकी वजह से ये बुलेट एक्सेलरेट होगी, आगे की तरफ तेजी में भागेगी। तो ये गोली जो है ना, उसके द्वारा ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल लगेगा। रिक्वायल फोर्स बोलते हैं, रिक्वायल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, रिक्वायल फोर्स ऑन द गन, गन पर उतना ही बल लगेगा, ठीक है। अब चूंकि दोनों के मास में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए एक्सेलरेशन में डिफरेंस होगा। ए इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, मतलब जिसकी मास कम है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जिसकी मास ज़्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को, सिंपल सी बात है। और ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये जो कि नाविक जो है ना, ये एक एग्जाम्पल है, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि नाविक की बात कीजिए तो नाविक का आगे की तरफ कूदने पर नाव का पीछे की तरफ गति करना, मूव करना। तो ये आप खुद भी समझ रहे हैं, बट चलिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ ऐसा क्यों हो जाता है, आप जानते तो हैं ही। देखिए ये नाव है, अब नाव है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है इस पर। जैसे ही ये कूदना चाहेगा ना, तो इस पर इधर की मतलब बल लगेगा, ऑटोमेटिकली इधर की तरफ कूदने के प्रयास में इधर की तरफ बल लगेगा ना, इधर की तरफ बल। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो जैसे ही इधर की तरफ बल लगेगा, नाव के द्वारा भी इधर की तरफ बल लगेगा। तो इधर की तरफ बल लगने की वजह से ये व्यक्ति आसानी से इधर कूद जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो इधर की तरफ ये कूद रहा है, नाव के द्वारा इस पर बल लग रहा है इधर की तरफ, तो ठीक उसी टाइम में इस पर भी इधर की तरफ बल लग रहा है। आप समझ पा रहे हैं, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो नाव भी इधर की तरफ मूव करेगा, गति करेगा, नाव भी इधर की तरफ गति करेगी, ठीक है ना, नाव भी इधर की तरफ मूव करेगी। तो ये सब बातें हैं। चलिए उसके बाद हम संवेग की बात कर लेते हैं। तो आप मोटा मोटी खाली फॉर्मूला वगैरह ध्यान रख लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक ना। संवेग अर्थात मोमेंटम की बात की जाए तो मोमेंटम जो होता है ना, वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है। खाली इतना ध्यान रखेंगे तो चलेगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से, मैं आपको पूछता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि मोमेंटम मतलब संवेग और वेग, संवेग और वेग का जो अनुपात है वो क्या देगा, उससे क्या मिलेगा हमें। तो संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी वेग मतलब वही वेलोसिटी v, ठीक ना। मोमेंटम और वेलोसिटी का जो अनुपात आएगा, v से v कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या देगा ये अनुपात हमें क्या देगा, द्रव्यमान देगा। द्रव्यमान ही तो बच रहा है, m ही तो बच रहा है ना, v तो कट जा रहा है ना। इसलिए आप खाली फॉर्मूला भी मोटा मोटी ध्यान रखेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आसानी से आप बता लेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हैं। संवेग इज इक्वल टू मतलब p अर्थात मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, देख लीजिए जो फॉर्मूला अगर आपको पता है ना, तो थोड़ी सी अपनी समझ विकसित कर लीजिए। जल्दी से पूछ लिया जाए, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मोमेंटम का आपको पूछ ले एसआई यूनिट, मात्रक बताइए, एसआई मात्रक बताइए, तो p इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। m मतलब kg, इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट kg, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मतलब kg मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की। तो हर जगह मैंने यूनिट को लिखा नहीं है, अपनी समझ से आप इन चीज़ों को पता कर सकते हैं, हर चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने फंडामेंटल यूनिट्स, जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है और जो इंपॉर्टेंट डेराइव्ड यूनिट्स है, व्युत्पन्न मात्रक है, उन सब के बारे में मैंने बता दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। खाली आपको फॉर्मूला पता है तो आसानी से आप यूनिट डिसाइड कर लेंगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्य की बात की जाए तो देखिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये कोई टेबल है, इस टेबल पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है। और इस वस्तु पर, इस टेबल के ठीक समानांतर एक बल लगाया जाता है, एक फोर्स लगाया जाता है 10 न्यूटन का। बल की वजह से ये जो वस्तु है ना, इसमें विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है 2 मीटर का मान लेते हैं, ठीक है। विस्थापित होकर ये वस्तु यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि बल लगाने की वजह से ये जो वस्तु है ना, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पहले ये यहाँ पर थी, अब ये विस्थापित होकर यहाँ पर आ गई है वस्तु, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बल लगाने की वजह से अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तभी कार्य किया हुआ माना जाएगा।
अगर मान लेते हैं कोई बल लगाता है मतलब कुंख काक देता है, लेकिन कोई विस्थापन ही नहीं होता है, पसीना मतलब कुंख काक के पसीना छोड़ देता है, विस्थापन होता ही नहीं है, तो टेक्निकली कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। चाहे वो कितना भी बल लगाया हो, कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, फॉर्मूला से भी आपको दिख जाएगा। देखिए मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टेबल है, ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया था फिर से लिख रहा हूँ। इधर 10 न्यूटन, ये 2 मीटर का विस्थापन हुआ था, ठीक। तो अगर वर्क की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क जो जनरली आपको यही ध्यान रखना है, सामान्यतः इसी से काम चल जाएगा। W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। और ये किसके लिए होता है, देखिए जिस डायरेक्शन में बल लगाया गया है ना, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। उस केस में W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F मतलब बल इंटू S मतलब विस्थापन, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे इसी की बात कर लीजिए, इसी केस में कितना कार्य किया गया है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा, बल कितना है 10 न्यूटन इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। वर्क है, कार्य है, कार्य की जो SI यूनिट होती है क्या होती है, जूल, ठीक, जूल, 20 जूल कार्य हुआ है। तो ये तो ऐसा हुआ कि जिस डायरेक्शन में बल लगाया गया है उसी डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है, और यही आपको ध्यान भी रखना है, यही आपको ध्यान रखना है। अगर ये हाँ, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, अगर डायरेक्शन बदल जाता है, मान लीजिए फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो इसमें फिर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बेसिकली जो W इज इक्वल टू होता है वो F डॉट S होता है, तो ये डॉट क्रॉस नहीं जानना है, ये वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। हाँ, यहीं से ये डायरेक्ट निकल कर आता है W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू F इंटू एस। किस केस में, जब फोर्स जिस दिशा में लगाया जा रहा है उसी दिशा में डायरेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। खाली इतना आप जानिए, वो एंगल क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी चिंता छोड़िए, आप खाली ध्यान रख लीजिए कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F गुणे S, ठीक। और वर्क की जो SI यूनिट होती है वो मैंने आपको बताया था क्या होती है, जूल। ऊर्जा की बात कर लेते हैं। ऊर्जा की बात की जाए, एनर्जी की बात की जाए, तो आपको ध्यान बस इतना ही रखना है। एक तो ध्यान रख लीजिए गतिज ऊर्जा, दो ऊर्जा ध्यान रखिए, एक गतिज एक स्थितिज। मैं दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं 1/2 इंटू mv², ठीक है। मास है ये, और ये क्या है, स्पीड है, स्क्वायर है, ठीक है, हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन होती क्या है ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कोई भी वस्तु अगर गति में है, ठीक, मूव कर रही है, गति में है कोई वस्तु, तो क्या बोला जाएगा, उसके पास कौन सी एनर्जी है, किस वजह से मूव कर रही है, कौन सी एनर्जी है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। जैसे बहती हुई हवा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहती हुई हवा के पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है ना, हवा बह रही है, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, हवा जो बह रही है, जो गतिज ऊर्जा है, उसको बदल के हम उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल लेते हैं, पवन चक्की लगाकर यांत्रिक ऊर्जा, वो यांत्रिक ऊर्जा से हम फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी में कन्वर्ट कर लेते हैं उस ऊर्जा को। तो गतिज जो ऊर्जा है ना, उसको अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो अलग बात है। बट जो हवा बह रही है उसके पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। हाँ, उस ऊर्जा को यांत्रिक में बदला जा सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, वो अलग बात हुई, ठीक। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो ये मूवमेंट की वजह से, गति की वजह से गतिज ऊर्जा होगी, और स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो ये हाइट की वजह से। मान लीजिए ये पृथ्वी है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पृथ्वी का सरफेस है, और h हाइट पर यहाँ पर किसी ने पकड़ कर, या फिर कहीं ऊपर टेबल पर चाहे दीवार पर कहीं पर भी कोई वस्तु रखी गई है h हाइट पर, ठीक है, h हाइट पर। तो ये ऊपर जो है पृथ्वी अगर छोड़ देंगे, इस वस्तु को छोड़ देंगे तो ये नीचे आ जाएगी ना, लेकिन ये यहाँ पर रुकी हुई है। भले चाहे किसी ने भी इसको एनर्जी दी हो, चाहे किसने भी एनर्जी इसको दी हो, लेकिन आखिर इसके पास कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से ये ऊपर रुकी हुई है, नीचे नहीं आ पा रही है। यहाँ पर अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, इसका मतलब इसके पास कोई एनर्जी है। हाँ, ये मूव नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है, इसके पास इसका मतलब ये हुआ इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, गतिज ऊर्जा तो है नहीं, तो इसके पास आखिर कौन सी एनर्जी है, तो इसके पास है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है ना mgh के बराबर होता है। m क्या है, मास है, g है वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सामान्यतः आप 10 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन के क्रम में, ठीक। तो m g इंटू हाइट, मतलब कितनी हाइट पर ये है, ठीक है, आप समझ पाए होंगे इस बात को। शक्ति की बात की जाए तो आपको बस ध्यान रखना है, कार्य करने की जो दर होती है ना उसको शक्ति कहते हैं। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कार्य करने की दर कहने का मतलब ये हुआ कि वर्क डन इन यूनिट टाइम, जो कार्य किया गया है इकाई समय में कितना हुआ है, उसी को शक्ति बोलते हैं। जैसे अभी जो एग्जाम्पल दिया था उसमें 20 जूल वर्क किया गया था। मान लेते हैं कि ये जो कार्य किया गया है ना 5 सेकंड में किया गया है। कितने सेकंड में किया गया है, 5 सेकंड में किया गया है। कोई पूछे कि 1 सेकंड में कितना कर लेगा, 1 सेकंड में वो कितना कार्य कर पाता, बताइए। तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना 20 में, 20/5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 जूल, ठीक, 4 जूल प्रति सेकंड,
समझ पा रहे हैं आप? देखिए 20 जूल में हम डिवाइड करेंगे 5 सेकंड से तो पता चल नहीं जाएगा कि 1 सेकंड में कितना कार्य कर रहा है। 5 चौके 20, 4 और ये क्या है, जूल है, ये जूल है, ये सेकंड है, ये थोड़ी कट जाएगा, जूल प्रति सेकंड। 4 जूल करेगा 1 सेकंड में, इसी को पावर बोलते हैं और जूल प्रति सेकंड को ही वाट बोलते हैं, वाट। ठीक, पावर की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वाट। अगर जूल प्रति सेकंड भी दे देता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको बेसिक जानकारी है तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है भाई। शक्ति जो है ना, पावर जो है वो क्या होता है, कार्य पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट निकालना है, यूनिट टाइम में निकालना है, चाहे यूनिट कुछ भी बोले तो उसे डिवाइड ही तो करते हैं ना। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट भी डिसाइड कर लेंगे अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। हाँ, एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है ना वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो अपकेंद्रीकरण पर, सेंट्रीफ्यूगेशन पर कार्य करता है। इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। देखिए ये वॉशिंग मशीन ऐसा कुछ होता है और यहाँ पर ये मूवमेंट ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक ना, यहाँ पर जो मोटर जो लगा होता है उसकी वजह से। ठीक, तो ये क्या करता है ना, ये इधर की तरफ फेंकता है, जो कपड़ा यहाँ पर रखा गया होता है ना इधर की तरफ फेंकता है। क्यों फेंकता है भाई, बाहर की तरफ, इधर की तरफ वो खुरदरा, ये जो सरफेस होता है ना खुरदरा होता है, तो ये बार बार इधर की तरफ फेंकता है ताकि कपड़ा इधर जाए और इसे रगड़ खाकर साफ हो जाए। ठीक है, इधर की तरफ, बाहर की तरफ, इसको अपकेंद्रीकरण बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे, इधर की तरफ फेंकता है बाहर की तरफ, इसीलिए अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। चलिए, तो इतना खाली ध्यान रखिए, उतना टेक्निकली ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, खाली ये ध्यान रखिए कि वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो कौन सा है, अपकेंद्रीकरण है। अपकेंद्रीकरण कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पर। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि एक संवेदनशील अर्थात सेंसिटिव तराजू पर खड़े व्यक्ति द्वारा, अगर कोई व्यक्ति सेंसिटिव तराजू पर खड़ा हुआ है तो वो सांस जब अंदर लेगा तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी। देखिए बढ़ेगी, ये मैं समझा देता हूँ, उससे पहले ये समझा दूँ कि सेंसिटिव का मतलब क्या है। संवेदनशील का मतलब ये हुआ ना, संवेदनशील का मतलब हुआ कि अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है, थोड़ा भी चेंज होता है तो उसमें दिख जाएगा। जैसे आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वो तराजू है, थोड़ा भी चेंज होता है तो दिख जाता है ना, 1-2 ग्राम कितना भी चेंज होता है दिख जाता है उसमें। सेंसिटिव का मतलब ये हुआ, हल्का भी परिवर्तन हुआ तो उसमें दिख जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सांस अगर अंदर लेते हैं हम, देखिए अगर एयर अंदर गई है तो एयर के पास भी तो थोड़ा द्रव्यमान होगा, तो निश्चित रूप से उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये तो सिंपल सी बात है। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर ली जाए, गुरुत्व के अधीन गति की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का, उसकी बात करें तो अगर 2 मास हैं, एक कोई बॉडी ये है जिसके पास कुछ मास है, कुछ नहीं, मान लीजिए बहुत मास है इसके पास भी, क्योंकि कुछ मास होगा तो दिखेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई उनके बीच फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ऐसा फील ही नहीं होगा। ठीक, तो मान लीजिए 2 मास है, एक का नाम ले लेते हैं, इसका मास है m1 है, इसका मास जो है m2 है और दोनों के बीच कुछ दूरी है। ठीक, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से ये वाला फॉर्मूला निकल कर आया है। देखिए वो तो होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन r स्क्वायर, वो सारी वो नियम हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, वहीं से निकल कर ये फॉर्मूला आता है कि F जो होता है ना वो इक्वल होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये ग्रेविटेशनल फोर्स F जो है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब मास जो है ना इस यूनिवर्स में जो भी मास है एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, आकर्षण का बल लगाते हैं, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, अब हाँ उसमें छोटे छोटे मास होते हैं तो आपको पता नहीं चलता होगा, जिनके पास, मान लिया हमारे पास भी मास है, बगल में कोई और खड़ा है उसके पास भी मास है, तो वहाँ तो अट्रैक्शन दिखता नहीं है, मतलब ये वाला अट्रैक्शन न्यूटन वाला जो बोल रहा हूँ। ठीक, हाँ, लेकिन पृथ्वी के पास बहुत मास है ना, एक मास उसमें से बहुत बड़ा होना चाहिए तो दिखेगा आपको, पृथ्वी के पास बहुत बड़ा मास है, बहुत मास है, और हमारे पास कम ही मास है, लेकिन हम मान लीजिए छत से कूदते हैं तो नीचे चले जाते हैं ना, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। खैर ये आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 मास हैं, दोनों मास को डबल कर दिया जाता है और दूरी में परिवर्तन नहीं लाया जाता है तो फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको ध्यान होगा तो इसमें सेट करके निकाल लेंगे। खैर आपको जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दिया था, तो न्यूटन ने। ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मन करे तो इसको ध्यान रख लीजिए, ये कैपिटल जी है ना, कैपिटल जी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, ये r अगर बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए एक मास ये है, एक मास ये है, तो इनके बीच अगर दूरी बढ़ाएंगे तो बल कम होगा ना। ये डिनोमिनेटर में है, देखिए डिनोमिनेटर अर्थात नीचे हर में है, देखिए हर और डिनोमिनेटर ये आपको ना भी पता हो तो वैसे आपको समझ में आ ही रहा है कि ये दूर होंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कम लगेगा, आकर्षण का बल
नज़दीक होंगे तो ज़्यादा लगेगा, दूर होंगे आर बढ़ेगा, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनके बीच जो आकर्षण बल है वो कम होते जाएगा। वैसे भी समझ में आ रहा है और फॉर्मूला से भी आपको समझ में आ रहा है, ये नीचे बढ़ाएंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और बात ये ध्यान रख लीजिएगा, ये कि न्यूटन से पहले ये ध्यान रखिएगा, हालांकि ब्रह्मगुप्त ने जो कि गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे, उन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है ना सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्यूटन से पहले किसने बताया था, तो आपको ध्यान रखना है किसने, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, उसके बाद चलिए गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाए तो अभी जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा वो तो सबके लिए हो गया। अभी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की वजह से जो बल लगता है, मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस है, ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से छोड़ते हैं तो इस पर तो बल लग रहा होगा ना पृथ्वी की वजह से। तो बल लगने की वजह से नीचे की तरफ ये वस्तु जब नीचे आएगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये आता यहाँ से है जी, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आता है 9.8, लेकिन आपको खाली डायरेक्ट ये याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल छोड़िए ना, फोर्स जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, फोर्स जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। एक बात बताइए मुझे, और ये पृथ्वी का सरफेस, एक मिनट में पृथ्वी बना देता हूँ। ठीक, एक वस्तु यहाँ पर है पृथ्वी से दूर और उससे एक नज़दीक है, ठीक है ना। बताइए किस पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा, मतलब ज़्यादा फोर्स किस पर लगेगा, इस पर या नीचे वाले पर? नीचे वाले पर, क्योंकि नीचे वाली वस्तु पृथ्वी के नज़दीक है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, इस पर थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, ये सेंटर की बात की जाए तो देख रहे हैं ना डिस्टेंस। तो ये क्यों बताया है, देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम गुरुत्वीय त्वरण की बात कीजिए, ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन की बात कीजिए, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट फिर भी इसमें कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कम जो बल लगेगा चाहे एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ पर होगा, विषुवत पर होगा। क्यों विषुवत पर होगा, समझाता हूँ। और सबसे अधिक कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा। ध्रुवों पर इसलिए होगा ना कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी ये ध्रुवों की तरफ थोड़ी सी धंसी हुई है। एक मिनट नीचे भी ऐसे बना देता हूँ, ध्रुवों की तरफ थोड़ी सी धंसी हुई है, तो ये जो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस होगा ना सेंटर से वो कम होगा, दूरी कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वो ज़्यादा होगा, क्या बोलते हैं, ज़्यादा होगा, अधिक होगा ध्रुवों पर, और विषुवत पर कम होगा। आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं मन करे तो। हाँ, जी की वैल्यू, एक और बात ध्यान रखिएगा, जी की वैल्यू चंद्रमा पर बात की जाए तो पृथ्वी का 1/6 होता है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी पर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर यहाँ पर भार जो है ना 50 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, 50 का 1/6। ठीक, क्यों, क्योंकि भार की बात की जाए तो भार अर्थात क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, किस पर डिपेंड करेगा, मास और इस जी पर। अब आपको दिख ही रहा है कि जी की वैल्यू पृथ्वी का 1/6 है, मतलब यहाँ पर 9.8 है, तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। पलायन वेग अर्थात स्केप वेलोसिटी की बात की जाए तो देखिए पृथ्वी के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फील्ड है, उसकी जो फील्ड है जहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है वो मान लेते हैं यहाँ तक है, और यहाँ से कोई वस्तु ऊपर फेंकनी है। ठीक है, तो वो मिनिमम इसमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि ये वस्तु जो है ना, ये जो फील्ड है, मतलब इसके बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा पृथ्वी का, इसमें मिनिमम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी ताकि ये इसको क्रॉस कर जाए, कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, उसी को बोलते हैं पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड अर्थात बॉडी को ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र अर्थात ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। ठीक है, और पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग होती है वो क्या होती है, 11 पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए उसके बाद सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। सरल लोलक अर्थात सिंपल पेंडुलम की बात कीजिए तो आपने पेंडुलम देखा होगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए, मान लेते हैं कि ये धागे से कोई ब्लॉक को लटकाया गया है यहाँ पर, घड़ी में भी आपने देखा होगा। ठीक, इसको एक काम करते हैं, इस ब्लॉक को यहाँ पर ले आते हैं, इसको यहाँ से छोड़ेंगे। अब तो छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये ठीक, मान लीजिए कोई गोला है, ऐसे गया और फिर वापस ऐसे आया। एक और, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से छोड़ा यहाँ गया फिर वापस यहाँ आया, मतलब यहाँ जाकर फिर वापस आ जाना, जाकर वापस आने में जो टाइम लगता है ना उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। इसी को आपको खाली ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड अर्थात आवर्त काल।
टाइम पीरियड अर्थात आवर्तकाल। तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला से कुछ सॉल्व करना नहीं है आपको, खाली मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी बताया था ना कि नीचे वाली वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, जी की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू कम होगी ना। मान लेते हैं ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। नीचे हम देखिए एक काम करते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 8 लिखते हैं। नीचे बढ़ा रहे हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू ये कम होती जाएगी ना। मैथ थोड़ा बहुत जानते हैं तो देखिए ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 एक कम 4 हो जाएगा, ये तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो पूरी वैल्यू कम होगी। न्यूमरेटर अर्थात अंश को बढ़ाते हैं तो पूरी वैल्यू बढ़ती है, ये आपको पता होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा ना तो ये याद नहीं करना पड़ेगा कि जो आवर्त काल है ना ये किस पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर कर रहा है? एल पर भी निर्भर कर रहा है, जी पर भी निर्भर कर रहा है। फॉर्मूला से इतना आपको ध्यान चल जाएगा, मोटा मोटी इतना ध्यान रखते हैं तो। और ये पूछा जाए कि एल बढ़ाएंगे तो आवर्त काल पर क्या फर्क पड़ेगा। एल बढ़ाएंगे तो आवर्त काल बढ़ेगा। जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, एक तो फॉर्मूला से आपको दिख जाएगा कि बढ़ेगा, और वैसे हल्का फुल्का अगर 1 मिनट में समझा देता हूँ फोटो से ही। मान लीजिए ये छोटी सी रस्सी है, ठीक, इसमें एक ब्लॉक लटकाया गया, ये बड़ा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब ये यहाँ पर है, इसको छोड़ते हैं यहाँ से, ये वापस मतलब यहाँ गई वापस यहाँ आई, तो ये रस्सी चूँकि छोटी है ना, जितनी जल्दी गई उतनी जल्दी वापस आ जाएगी, कम टाइम लगेगा। और ये ज़्यादा बड़ा है, ये जो धागा है, ये रस्सी है बड़ी है, ठीक है ना, स्ट्रिंग। तो अब ये थोड़ी बड़ी है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में और वापस आने में भी, तो आवर्तकाल इसमें बढ़ जाएगा, टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो रस्सी बढ़ रही है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक तो वैसे ये आपको दिख रहा है, प्रैक्टिकली दिख रहा है, बट फॉर्मूला से भी, फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो इससे भी आपको दिख रहा है कि एल बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, हाँ जी कम होगी, जी बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल घटेगा, ठीक है। जी बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम होगा। खैर, आपको ध्यान क्या रखना है, जिसको हाईलाइट किया है कि आवर्तकाल जो है ना वो लंबाई और जी पर निर्भर करता है। लंबाई जरूर ध्यान रखिएगा, लंबाई पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल से आपको एक ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है ये वाला। एक लड़की, मान लेते हैं ये झूला है, ठीक है ना। एक लड़की जो है ना इस झूले पर बैठी हुई है, झूले पर बैठी हुई है, तो इसका मास यहाँ पर है ना, बैठी हुई है तो यहाँ पर मास है, समझ पा रहे हैं। तो जहाँ पर मास है वही ना हम वो एल मान लेंगे, जैसे कि ये एल है, ये लेंथ है। आगे पीछे झूला झूल रहा होगा ना, जैसे ये पेंडुलम ऐसे झूल रहा है, घड़ी में भी पेंडुलम झूलते हुए देखा होगा आपने, वैसे ये झूला झूल रहा होगा। मास यहाँ पर है, ये लड़की यहाँ पर है, तो आप समझ पा रहे हैं मास यहाँ पर है, तो ये एल हुआ इसके लिए, ये एल हुआ ना, ठीक है, समझिएगा इस बात को। अब देखिए, मान लेते हैं अभी इसमें यही बोला है कि लड़की खड़ी हो जाती है, तो खड़ी जैसे ही होगी ऊपर आ जाएगी ना, खड़ी होगी तो ये ऊपर आ गई, तो इसका मास अब ऊपर, मतलब बीचों बीच मानिएगा मास को। ये सेंटर ऑफ मास एक्चुअली टेक्निकली इसको देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास से डिसाइड होता है, बट उतना आपको सोचना नहीं है, आपको खुद ऐसे वैसे भी समझ में आ रहा है, उतना डीप में बिना गए हुए भी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जब लड़की, यहाँ पर देखिए लड़की बैठी हुई है तो मास इसका यहाँ पर ना केंद्रित है, खड़ी हो जाएगी तो ऊपर आ जाएगी थोड़ी, तो इसका मास थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना, समझ पा रहे हैं। तो जैसे ये मास ही तो है, तो जहाँ पर ये मास है उसी हिसाब से ना हम एल डिसाइड करेंगे, मतलब इसका एल जो है छोटा हो गया, समझ पा रहे हैं आप। एल जैसे ही छोटा होगा, एल ऊपर है, देख रहे हैं ना यहाँ फॉर्मूला में एल क्या है, ऊपर है, ये कम होगा, मतलब इसका जो आवर्तकाल है वो कम होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को आप। एल कम मतलब आवर्तकाल कम। वैसे भी आपने देखा होगा बैठी हुई है तो ज़्यादा झूलेगी, मतलब आवर्तकाल ज़्यादा होगा, बहुत दूर तक माने वो झूला जाएगा, जाने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा। वही कोई खड़ा हो जाता है तो जल्दी जल्दी झूलता है, देखा होगा आपने कभी गाँव में, अगर किसी ने, ठीक ना, गांव में चाहे कहीं भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट चलिए उसके बाद बात करें। हाँ, यही मैंने लिखा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा, खड़ा हो जा रही है, इसका मतलब एल कम हो जाएगा, मास ऊपर चला जा रहा है तो एल कम हो गया ना, ठीक है, एल कम हो जाएगा, इसका मतलब आवर्तकाल जो होगा ना वो कम हो जाएगा। इस फॉर्मूला से ही डिसाइड कर लीजिए ना भाई, एल कम मतलब आवर्तकाल कम, ठीक है। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं, बट समझ लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लोलक घड़ी अर्थात पेंडुलम वाली घड़ी की बात की जाए, समझिएगा। अरे आपको ध्यान क्या रखना है, खाली यही तो ध्यान रखना है कि 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, मोटा मोटी आपको यही ध्यान रखना है, एल अपॉन जी। इसको कौन सा आपको सॉल्व करना है, खाली ये ध्यान रखना है कि हाँ ये एल ऊपर है तो ये बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ जाएगा, जी कम होगा, जी बढ़ेगा तो ये पूरा घट जाएगा,
ऊपर वाले के बढ़ने से बढ़ेगा, ऊपर वाले के घटने से घटेगा, लेकिन नीचे अगर हर में कुछ दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ है, तो उसके बढ़ने से ये पूरी वैल्यू घटती है और इसके घटने से पूरी वैल्यू बढ़ती है। हालांकि 99% केस में आपको एल से ही कोरिलेट करके चीज़ें आएंगी। अगर कोई ग्रह बदल देता है, मतलब पृथ्वी के बदले चांद पर पूछ देता है, तो वहाँ जी भी चेंज हो सकता है, बट 99% चांस है कि एल से आपका काम चल जाएगा। तो एल वाला एग्जाम्पल मैं और एक देता हूँ। देखिए, लोलक घड़ी की बात की जाए तो आपने देखा होगा, आपको पता होगा ना कि अब पटरियों के बारे में जानते होंगे कि जो पटरियाँ बिछाई जाती हैं ना, उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। क्यों भाई, क्यों गैप छोड़ा जाता है? क्योंकि गर्मियों के दिनों में ये थोड़ी सी इनमें एक्सपेंशन होता है, इनमें विस्तार होता है, ठीक। और सर्दियों के दिनों में फिर से ये थोड़ी सिकुड़ जाती है। कहने का मतलब ये है, गर्मियों में इसकी लंबाई बढ़ जाती है और सर्दियों में कम हो जाती है, ठीक है। इतना बात आप समझ पा रहे होंगे, इसको यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ, वो समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये घड़ी का पेंडुलम है, ये पेंडुलम है नॉर्मल केस में। यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, यहाँ पकड़ के छोड़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, ऐसे। और एक ये गर्मी, ये मेटल है ना, तो गर्मियों में थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो काम करते हैं इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर है, ठीक, इसको पकड़ के यहाँ पर रखिए, ये यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया। अब समझिएगा इस बात को, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नॉर्मल केस में बात की जाए तो ये देखिए, ऐसे ऐसे घूमते 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 मान लीजिए अभी 12 बज रहा है, घूमते 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 इसने 4 घंटे में 4 बजा दिया है, 4 बज गए हैं, 4 बज गए, ठीक, 4 बजे हैं अभी। अब देखिए, 12 बजे ही इसको शुरू किया गया था, गर्मी की बात की जा रही है, लेकिन इसका टाइम पीरियड बढ़ गया है ना, मतलब ये जाकर वापस आने में टाइम लग रहा है, ये जल्दी जल्दी हो रहा है, ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो टाइम लग रहा है। क्योंकि इसका टाइम पीरियड बढ़ गया है, लंबाई बढ़ने की वजह से। लंबाई बढ़ेगी मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जा रहा है वापस आ रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो जब तक ये 4 बजाया है, ये हो सकता है 3 बजा रहा हो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि जाकर वापस आने में इसको टाइम लग रहा है, इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है जाकर वापस आने में, उतने देर में ये जाकर वापस आ जा रहा है। मतलब ये घड़ी तेज़ चल रही है, ये स्लो चल रही है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये खैर बातें हैं, आपको ध्यान रखना है कि लोलक घड़ियाँ जो है ना, गर्मियों में सुस्त पड़ जाती हैं। क्यों? लंबाई बढ़ने की वजह से। ध्यान रखिएगा, क्यों भाई? लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने की वजह से। और ये एक दो फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। अनंत लंबाई हो जाए ना, अगर इनफाइनाइट लेंथ हो जाए, तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये लेंथ इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अनंत लंबाई के केस में जो सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम है, उसका जो आवर्तकाल होगा अनंत नहीं होगा। याद रखिएगा, अनंत नहीं होगा। कितना होगा? 84.6 मिनट। तो थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद बात कर लें, हाँ, एक सेकंड पेंडुलम है, इसका जो आवर्तकाल होता है, मतलब जाना और वापस आना, कितना टाइम लगता है इसको? 2 सेकंड। एक दो बातें और ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कि हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार वाले लोहे एवं लकड़ी को समान ऊंचाई से अगर गिराते हैं तो वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। देखिए, लोहा हो, लकड़ी हो, चाहे कागज हो, कुछ भी हो, हवा की अनुपस्थिति में अगर उसको गिराते हैं तो एक साथ वो पृथ्वी पर पहुंचेगा। यहाँ पर वही लिखा होगा, हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार वाले लोहे तथा लकड़ी को, ठीक है ना, समान भार वाले लोहे तथा लकड़ी को समान ऊंचाई से गिराते हैं तो वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, लोहा हो, लकड़ी हो, कागज हो, कुछ भी हो, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हुआ है कि हवा की अनुपस्थिति में या उपस्थिति में कुछ ना बोला हुआ है, हवा की बात ही नहीं की गई है, तो आपको मानकर चलना है कि हवा वहाँ पर नहीं है, हवा की अनुपस्थिति में बात की जा रही है, मतलब वो एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेंगे। हाँ, अगर गलती से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हवा की उपस्थिति में, तो वहाँ पर क्वेश्चन बदल जाएगा। और क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो बिना ये मेंशन किए हुए पूछे गए हैं कि हवा की उपस्थिति है या नहीं है, तो आपको यही मानकर चलना है कि हवा वहाँ पर उपस्थित नहीं है। हवा की अनुपस्थिति में चाहे कागज हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे क्या बोलते हैं लोहा हो, अगर उनको समान ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो एक साथ ही पृथ्वी पर वो पहुँचेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारहीनता कब होती है? मतलब भार ही फील ना हो। भार का मतलब क्या है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हालांकि यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो, वहाँ भार नहीं होगा। भार का मतलब ही है वो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। तो चलिए, ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।